दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। जब लोकतंत्र का जिक्र होता है तो भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत हमेशा से बहुपक्षवाद का मजबूत समर्थक रहा है। तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन के लाभ सबको समान रूप से मिलने चाहिए। साथ ही इनका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं असेंबली को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने तकनीकी प्रगति के फल को समान रूप से साझा करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल के दिनों में दुनिया में उथल-पुथल भरी घटनाओं के संदर्भ में भारत का यह रुख दोहराया है कि बहुलवाद और सहयोग की भावना से ही वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। हम जिस वैश्विक वर्तमान में रह रहे हैं उसमें एक तरफ जहां तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर आम नागरिक अपना जीवन आसान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अनेक चुनौतियां भी हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। ऐसे में वैश्विक शांति, समानता और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन का प्रभावी उपयोग बहुत अहम हो गया है। एक्सीलेंसी, मुझे ये सभा को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उपयोग करते हुए भारत के लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की पहल का उल्लेख किया। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सबसे बड़ी कठिन चुनौती है। इससे जुड़े समस्त विषयों पर भारत की संसद में समय समय पर व्यापक चर्चा हुई, संवाद हुए और सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इस चर्चा में अपने अपने विचार रखे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट पर नई दिल्ली में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में व्यापक चर्चा की गई। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन व ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड OSOWOG के विचार की पहल भी की गई। पिछले एक दशक में भारत की नवीकरण ऊर्जा क्षमता 76 गीगावाट से बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायोफ्यूल अलायंस जैसी पहलों ने हमने इस समस्या के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को दी जा रही प्राथमिकता का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने गर्व के साथ कहा कि भारत में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुझे सभा को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत ने स्टार्टअप ऑफ इंडिया के तहत नवाचारों, टेक्नोलॉजी व उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। 118 यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न राष्ट्र बन चुका है। इन 118 यूनिकॉर्न का मूल्यांकन 335 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत ने जेम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार एवं मोबाइल की क्रांति से वित्त सेवाओं के डिजिटाइजेशन एवं वित्त समावेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। वर्ष 24-25 में
अब तक 2 बिलियन 790 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ 2 ट्रिलियन 495 बिलियन भारतीय रुपयों के साथ 314 विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी नागरिकों के बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसमिशन स्थानांतरित किए गए हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ लोक सेवा प्रदान एवं गुड गवर्नेंस हेतु तकनीकी का उपयोग अपने आप में अभूतपूर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की संसद में डिजिटल संसद एप्लीकेशन से न केवल संसद को पेपरलेस बनाया गया है, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से संसद की दक्षता को भी बढ़ाया गया है। भारत की संसद के अंदर समस्त कार्य प्रवाह को डिजिटाइज करने, संसद को पेपरलेस बनाने, सूचना प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI के उपयोग से संसद की कार्य क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के समस्त हितधारकों एवं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमने डिजिटल संसद एप्लीकेशन विकसित की है। हमारे द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नागरिकों की संसद तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने, संसद से संबंधित सूचनाएं सुलभ रूप से उपलब्ध कराने एवं प्रमाण आधारित नीति निर्धारण के उद्देश्य से संसद में लिखित ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही हमने संसद के नए भवन में निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी अधिकतम उपयोग किया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नियामक प्रणाली, नागरिकों की डाटा गोपनीयता की सुरक्षा, AI के उचित उपयोग और प्रौद्योगिकी के लाभों को समान रूप से साझा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने अपील की कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर IPO मंच के साथ साथ राष्ट्रीय संसदों में भी चर्चा की जानी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपयुक्त रेगुलेटरी सिस्टम स्थापित करना, नागरिकों की डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करना, AI का सदुपयोग निश्चित करना, टेक्नोलॉजी का लाभ सबको समान रूप से मिलना सुनिश्चित करना हम सभी के समक्ष बड़ी चुनौती है। पिछले वर्षों में भारत की संसद में व्यापक चर्चा के बाद टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण बिल, दूरसंचार बिल, ऊर्जा संरक्षण बिल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल इत्यादि पारित किए। भारत हमेशा मानता है कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में हमारी संसदों के बीच व्यापक संवाद और सहयोग मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे आशा है IPO के इस मंच से हम साझी कार्य योजना और साझे प्रयासों से संपूर्ण विश्व के लिए समेकित विकास कार्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अंतर संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में दुनिया के पहले बहुपक्षीय राजनीतिक संगठन के रूप में की गई थी। यह संघ सभी देशों के बीच सहयोग और संवाद को प्रोत्साहित करता है। आज IPO में 180 देशों की संसदें और 15 क्षेत्रीय संसदीय निकाय शामिल हैं। यह संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ ही संसदों को अधिक सशक्त, युवा, हरित, महिलाओं के प्रति संवेदनशील और नवाचार के प्रति उन्मुख संस्थाओं के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व की कई संसदों के अध्यक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। जेनेवा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सम्मेलन के दौरान जब विभिन्न राष्ट्रों के संसद प्रमुखों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, तो वे बातचीत के दौरान ओम बिरला से उनकी कार्यप्रणाली का राज जानने को उत्सुक नजर आए।
किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने संसदीय प्रणाली में सुधार कैसे किए, तो किसी ने जानना चाहा कि प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने में वे नई तकनीकों को उपयोग में कैसे ला पा रहे हैं, तो कोई उनकी सदन में चर्चा का समय बढ़ाने की उपलब्धि का कायल था। 149वीं आईपीओ असेंबली में भाग लेने के लिए अपनी जिनेवा यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेशल्स की नेशनल असेंबली के स्पीकर रोजर मेंसियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। सेशल्स के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देशों के संबंध परस्पर विश्वास और लोकतंत्र और समावेशिता के साझा मूल्यों की बुनियाद पर आधारित हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने ओमान स्टेट काउंसिल की कंसल्टेटिव असेंबली के स्पीकर खालिद अल मावली से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ओमान भौगोलिक दृष्टि से खाड़ी क्षेत्र में भारत का निकटतम पड़ोसी है और भारत और ओमान के बीच सदियों से गहरी मित्रता रही है, जो दोनों देशों के व्यापार, संस्कृति और समान प्राथमिकताओं में परिलक्षित होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नामीबिया के नेशनल असेंबली के स्पीकर पीटर कजावीवी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर संसदीय संघ की प्रेसिडेंट तुलिया एक्सन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईपीओ में भारत की दीर्घकालिक सदस्यता लोकतांत्रिक शासन और संसदीय संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के बारे में बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि यहाँ सबसे अधिक भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय विविधता भी है। देश से दूर भारत के दूत हैं विदेशों में बसे भारतवंशी। अपनी सरजमी से दूर रहकर भी देश को दिल में रखने वाले भारत के ब्रांड एम्बेसडर। भले ही भारतवंशी देश से दूर हों, उनकी डोर भारत से बंधी है। भारतवंशियों की डोर का एक छोर भारत से जुड़ा है तो दूसरा जुड़ा है उस देश से जहां वो रहते हैं। और इसकी झलक एक बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जिनेवा दौरे के दौरान भी देखने को मिली। 149वीं अंतर संसदीय संघ असेंबली में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिनेवा में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने 149वीं आईपीओ असेंबली में भारत की सक्रिय भागीदारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह असेंबली न केवल भारत की संसदीय कूटनीति की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से वैश्विक संवाद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करती है। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रवासियों के कौशल, प्रतिभा और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने भारतवंशियों को देश का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। उन्होंने कहा कि वे जिस देश में भी रहते हैं, वहां पारिवारिक संबंधों और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय समुदाय की विशेषता का जिक्र किया। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत द्वारा निभाई जा रही अग्रणी भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस आत्मविश्वास का श्रेय सशक्त नेतृत्व और भारतवासियों और प्रवासियों की शक्ति और सामर्थ्य को जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिनेवा में रह रहे भारतीय समुदाय ने अपने देश के लिए प्रेम के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत में योगदान का शानदार उदाहरण पेश किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की समृद्ध परंपराओं और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एनआरआई समुदाय की सराहना की। उन्होंने कहा कि व्यवसाय, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतवंशियों की उपलब्धियों पर सभी भारतीयों को गर्व है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच गुटनिरपेक्षता और तटस्थता जैसे साझा मूल्यों पर आधारित दीर्घकालिक सौहार्दपूर्ण संबंधों की बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों देशों के बीच सहयोग पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्रों में भारत स्विस सहयोग बढ़ रहा है।
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच आर्थिक संबंधों के बारे में बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड सहित EFTA देशों के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर पारस्परिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे युवा और तेजी से प्रगति कर रहे देशों में से एक भारत में अपार ऊर्जा और अवसर मौजूद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतवंशियों के बीच देश की बदलती तस्वीर को भी पेश किया। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में हुई प्रगति से 250 मिलियन लोगों की गरीबी दूर हुई है। भारत में हुए बदलावों का श्रेय विशेष रूप से रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में नई सोच को जगाता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हुए बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि इसके जरिए समानता को बढ़ावा मिला है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और साथ ही देश में विभिन्न क्षेत्रों में शोध और नवाचार में प्रगति हुई है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि भारत के स्टार्टअप और यूनिकॉर्न को विश्व में मान्यता प्राप्त हो रही है। भारत का विकास आर्थिक आंकड़ों से कहीं बढ़कर है और इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ समावेशी विकास की प्रतिबद्धता शामिल है। अंतर संसदीय संघ राष्ट्रीय सांसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद और सांसदों को सशक्त बनाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही दूसरी पहलों में विधायिकाओं के बीच लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना, राजनीति में युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना और सतत विकास शामिल है। इसका मूल मंत्र है लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए। इस संगठन की स्थापना 1889 में अंतर संसदीय कांग्रेस के रूप में की गई थी। इसके संस्थापक फ्रांस के राजनेता फ्रेडरिक पासी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रेंडल क्रेमर थे, जिन्होंने राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए पहला स्थायी मंच बनाने की मांग की थी। शुरुआत में IPU सदस्यता व्यक्तिगत सांसदों के लिए आरक्षित थी, लेकिन तब से इसे संप्रभु राज्यों की विधायिकाओं को शामिल करने के लिए बदल दिया गया। वर्ष 2020 तक 180 देशों की राष्ट्रीय संसदें IPU की सदस्य हैं, जबकि 13 क्षेत्रीय संसदीय सभाएं सहयोगी सदस्य हैं। IPU के 5 परस्पर जुड़े रणनीतिक उद्देश्य IPU के प्रभाव को गहरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। IPU संसदों और सांसदों को अपने जनादेश का प्रभावी ढंग से और स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के साथ साथ सरकारी कार्रवाई की जांच करने में मदद करता है। IPU संसदों को सभी समाज, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर मौजूद आबादी का प्रतिनिधि बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। IPU संसदों को अधिक लचीला और दूरदर्शी संस्थान बनने के लिए नई तकनीक की क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। IPU सदस्य संसदों को एक दूसरे से जोड़ता है और संसदीय संवाद और कार्यवाही के लिए वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। IPU का लक्ष्य सभी स्तरों पर विश्वास और पारस्परिक जवाबदेही की संस्कृति को सुदृढ़ करना है। IPU अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों के विकास की सुविधा प्रदान करता है, नींव को मजबूत करता है, साथ ही स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र समेत शांति और आम भलाई के दृष्टिकोण को बढ़ाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मंचों को प्रायोजित करता है, उनमें भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य संघर्षों की मध्यस्थता था। IPU ने हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ इसका मिशन लोकतंत्र और अंतर संसदीय संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में विकसित हुआ। IPU ने अंतर सरकारी स्तर पर संस्थानों की स्थापना के लिए काम किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है। संघ का मुख्यालय अपनी स्थापना के बाद से कई बार स्थानांतरित किया गया है।
1892 से 1911 बर्न, स्विट्जरलैंड। 1911 से 1914 तक ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 1914 से 1920 तक ओस्लो, नॉर्वे में, जबकि 1921 वर्तमान जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर संसदीय संघ के कुछ अंग हैं, इनमें विधानसभा शामिल है। साल में 2 बार बैठक करते हुए विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में नामित सांसदों से बनी होती है। विधानसभा को अपने काम में स्थायी समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी संख्या और संदर्भ की शर्तें गवर्निंग काउंसिल द्वारा तय की जाती हैं। स्थायी समितियां आमतौर पर विधानसभा के लिए रिपोर्ट और मसौदा प्रस्ताव तैयार करती हैं। कोई भी प्रतिनिधि 10 से अधिक मत दर्ज नहीं कर सकता। असेंबली आईपीयू का मुख्य राजनीतिक निकाय है, जिसके माध्यम से आईपीयू के सदस्य संसद वैश्विक मुद्दों पर संसदीय प्रस्तावों को अपनाते हैं। यह अपनी 4 विषयगत स्थायी समितियों सहित शांति, लोकतंत्र और सतत विकास के खतरे में डालने वाले मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईपीयू असेंबली वर्ष में 2 बार या तो जिनेवा में आयोजित की जाती है या सदस्य संसदों द्वारा आयोजित की जाती है। शासन करने वाली परिषद। गवर्निंग काउंसिल आमतौर पर साल में 2 सत्र आयोजित करती है। गवर्निंग काउंसिल प्रत्येक सदस्य के 3 प्रतिनिधियों से बनी है। गवर्निंग काउंसिल के एक सदस्य का कार्यकाल एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा तक रहता है। गवर्निंग काउंसिल के सभी सदस्यों को संसद का मौजूदा सदस्य होना चाहिए। गवर्निंग काउंसिल 3 साल की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष का चुनाव करती है। यह कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव भी करता है और संघ के महासचिव की नियुक्ति भी करता है। कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष, विभिन्न संसदों से संबंधित 15 सदस्यों और समन्वय समिति के अध्यक्ष से बनी है। महिला सांसदों की बैठक की 15 निर्वाचित सीटें भू राजनीतिक समूहों को सौंपी जाती हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार और चुनाव में खड़े होने का अधिकार दोनों है। कार्यकारी समिति अंतर संसदीय संघ का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय। सचिवालय महासचिव वर्तमान में कैमरून के मार्टिन चुंगोंग के निर्देशन में संगठन के कर्मचारियों की समग्रता का गठन करता है। संसदों के महासचिवों का संघ अंतर संसदीय संघ का एक सलाहकार निकाय है। आईपीयू के कानून में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव विधानसभा की बैठक से कम 3 महीने पहले संघ के सचिवालय को लिखित रूप में पेश किया जाएगा। सचिवालय ऐसे सभी प्रस्तावों को तुरंत संघ के सदस्यों को सूचित करेगा। ऐसे प्रस्तावित संशोधनों पर विचार स्वचालित रूप से विधानसभा के एजेंडे में रखा जाएगा। कोई भी उपसंशोधन विधानसभा की बैठक से कम 6 सप्ताह पहले संघ के सचिवालय को लिखित रूप में पेश किया जाएगा। सचिवालय ऐसे सभी उप संशोधनों को तुरंत संघ के सदस्यों को सूचित करेगा। साधारण बहुमत मत के माध्यम से व्यक्त गवर्निंग काउंसिल की राय सुनने के बाद विधानसभा ऐसे प्रस्तावों पर 2/3 बहुमत मत से निर्णय लेगी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।